हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2 दिन से हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं पेन ले लूं वापस। पेन आप लोग का इधर उधर चला जा रहा है। ठीक, सही है। तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग इसे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से लिखी है। आप लोगों को भी अगर ऐसे जरूरत हो तो जो भी क्वेश्चन है आप ऐसे लिख करके रख सकते हैं। इसमें 1100 या 1000 कुछ 32-33 क्वेश्चन ऐसे होगा। अगर आप लोग ऐसे रहोगे तो मैं थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग के लिए कुछ और क्वेश्चन बढ़ा करके सोच रहे हूँ 2000 तक कर दूं। ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही भले ही आपको आ रहा है क्वेश्चन। मैं जानती हूँ इसमें से आप लोग को 95% क्वेश्चन आ रहे हैं। 5% कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को नहीं आ रहा होगा। भले ही आ रहा है लेकिन फिर भी आप नोट करके ऐसे लिख करके रख दो। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ना करके आप केवल ऐसे नंबरिंग ना करके केवल आप ऐसे वन लाइनर लिखते चले जाइए। ये क्या होगा लिखने से, ये लास्ट टाइम में एग्जाम के समय रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्प होता है। और मैंने यही किया था। ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, पूरा जितना मेरा है मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कोई झूठ नहीं है कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो मैंने किया है और मैं कुछ करी नहीं। मेरी राइटिंग है, मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। मैंने किसी का नोट्स नहीं परचेज किया, ना कुछ किया है। ठीक है, तो आप भी चाहो तो ऐसा एग्जाम के समय में ये रिवाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अभी आपके पास समय है। अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम होगा और दिसंबर में टीजीटी का एग्जाम होगा। अरे हाँ, टीजीटी का एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास समय है। ठीक है, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि आप सोए रहो। ठीक है, आपको आ जाने लग के तैयारी करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एलटी होगा। लेकिन आप लोग कह रहे हो मैम एलटी की तैयारी ना कराओ। अरे भाई, एलटी टीजीटी पीजीटी कहाँ अलग है उससे। मेंस में जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं तो मेंस वाली जो चीजें पढ़ा रहे हो वो तो और अच्छी चीज है कि आपका प्री और मेंस दोनों साथ साथ तैयार हो रहा है। क्यों? मेंस की क्लास को आप मान लो कि आप डिस्क्राइब पढ़ रहे हो या ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो। ये चीजें मान करके आप पढ़ाई करिए। आप लोगों के कहने से कल मैंने सीडी की क्लास लगा दी थी, लेकिन आज फिर मैंने मेंस की क्लास लगाई है। ठीक है, इवनिंग में क्या लगा आप लोग का 5 बजे मेंस का क्लास लगा है। तो इस तरीके से आप लोग मुझे करने दीजिए, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर ना बनाइए। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आप लोग के लिए अपना बेस्ट देती हूँ। जितना मेरे पास समय उस हिसाब से मैंने आप लोग को बहुत ज्यादा अपना समय दे रखा है। ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाते हो मेरे पास कितना समय, मेरे खुद के लिए कितना समय बचता होगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों पे कोई एहसान नहीं किया है। मैं ये स्वेच्छा से करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ आप लोग का रिजल्ट निकल जाए। बस आप प्यार से एक मैसेज लिख दीजिएगा कि मैम मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, मैम मेरा पीजीटी में हो गया, मैम मेरा एलटी में हो गया। उस दिन मैं इतनी खुश होंगी ना कि मुझे मेरे सारे मेहनत का फल मिल जाएगा। कि ये लगेगा कि चलो मैंने कुछ किया आप लोगों के लिए। और मैं फ्री में सारी चीजें करना चाहती हूँ कि जो जरूरतमंद बच्चे हो जो कोर्स ना परचेज कर सकते हो उनके लिए मैं खड़ी हूँ। ठीक है, फिलहाल बहुत बातें हो गई। मैं एक बार आप लोगों से भी अपना हालचाल पूछूं आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाइए, अपना जी जान लगा दीजिए। भाई 2026 में हमें एक सीट लेकर ही रहना है। और ये मान लो चाहे सरकार जितना भी एग्जाम को टाल रही है, आगे पीछे कर रही है, लेकिन 2026 में आप लोगों की नौकरी लगेगी। आप पूछोगे क्यों मैम, भविष्यवाणी कर रही है क्या कि मोदी जी से फोन पे बात की है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शन है। और आप लोग जानते हो इलेक्शन ये सब कुछ करवाता है। ठीक है, हम लोग भी जब 2021 में वैकेंसी हुई थी उस समय भी क्या था, इलेक्शन आने वाला था। तो जब इलेक्शन आने वाला होता है तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा था प्राइमरी मर्जर वाली चीजें चल रही थी कि प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया जा रहा था। लेकिन क्या है, ग्रामीण स्तर पे पंचायती चुनाव आने वाला है। तो पंचायत चुनाव को देखते हुए डबल बेंच में जब लोग गए हैं तो वहां पे क्या हुआ है, कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है कि कुछ स्कूल मर्जर हो रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं हो रहे हैं। समझे? तो हम लोगों की रणनीति कैसी होती है, चुनाव को देख करके लोग बदलते हैं। ठीक है, तो माहौल को देख करके बदला जाता है। तो ये माहौल बिल्कुल आप लोगों के लिए है कि आप पढ़ करके बस यूं अपना एक सीट ले लो। फिर उस दिन के बाद से चाहे किसी की भी सरकार रहे, भाड़ में जाए, हमें क्या ही लेना देना। ठीक है, हम कमाएंगे तो खाएंगे। आज भी हम करते हैं तो ही खाते हैं। ना हमें सपा देगी खाने के लिए, ना मोदी देंगे खाने के लिए, ना योगी देंगे खाने के लिए, कोई नहीं देगा खाने के लिए। हम जो करेंगे तो ही खाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये लोग हमेशा मौज करेंगे। तो इस चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी ना पड़ो, अपना पढ़ाई करो। 27 में चुनाव है, उसके पहले 26 में आपको एक सीट मिलेगी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते। कहोगे मैम 2-2 मिनट बातें करने मिले, 2 नहीं 4 मिनट हो गया। ठीक है, अपने क्लास को शुरू कर दे, प्रश्न का आंसर कर दे। 200 प्रश्न क्या है। हाँ, जो लोग नए हैं 1 मिनट और मैं समय ले लूं, जैसे इतना गया। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को लाइक कर दे और क्लास को आप लोग शेयर कर दे। तब आप लोग आकर के अपना आंसर लिखिए। ठीक, अब हम बातें नहीं करेंगे, अब बहुत तेजी से आप लोग का क्लास कराएंगे। ठीक।
व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण बताइए। तो कौन कौन है? आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। संगठन मुख्य नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुकी थी। ठीक, अब यहां से आ जाओ 201 क्वेश्चन। आप लोग भी नंबरिंग लिख करके रखे रहेगा कितना क्वेश्चन हुआ। बचत है, क्या है? आय माइनस व्यय। आय मतलब क्या होता है? आय मतलब इनकम होता है। क्या होगा? इनकम होगा। हमारे घर में कितना पैसा आया वो आय होता है। मान लो हमारे घर में 10,000 रुपए आया, तो 10,000 रुपए ये क्या हो गया? ये हमारी आय हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। समझ में आया? और ये जो व्यय है ये क्या है? 8,000 रुपए में से हमने 9,000 रुपए इस मंथ खर्च कर दिया, तो ये 9,000 रुपए क्या हो गया? ये हमारा व्यय हो गया, ये हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया। तो आय व्यय को आपको समझ में आ गया कि आय व्यय क्या है। तो बचत क्या है? आय माइनस व्यय। यानी आय में से व्यय को घटा दो। 10,000 रुपए हमारी आय है, 8,000 रुपए हमारा व्यय है। इनमें से घटा दिए, जो इनमें से घटाने के बाद 2,000 रुपए बचा, तो 2,000 क्या है? 2,000 हमारी सेविंग है, यानी 2,000 हमारी क्या है? बचत है। अब आपको ऐसे समझ करके रखना है। बजट क्या है? तो आप कहोगे मैं आय प्लस व्यय दोनों को मिला करके क्या है? हम बजट बनाते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संतुलित बजट, ठीक, घाटे का बजट, और कौन सा बजट है? और संतुलित बचत का बजट। क्या है? बचत का बजट, बचत का बजट। ये 3 प्रकार के बजट होते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है? तो आप कहोगे मैम संतुलित बजट को ही बेस्ट माना गया है, लेकिन मेरे हिसाब से बचत के बजट को भी अच्छा मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेविंग हर जगह जरूरी होती है, सेविंग करके रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर करते। स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया? तो ग्रीक के द्वारा। ये ग्रीक क्या है? ये प्रश्न तो मेरे समझ में नहीं आता, लिखे भले ही हमें ही है। 204 का आंसर कर दें। गृह व्यवस्था प्रयोगात्मक विज्ञान किसने कहा है? गृह व्यवस्था में प्रयोग किसने कर दिया? तो आप कहोगे मैम प्रयोग कोटजिन ने किया है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक ट्रिक दे दूं, देखती हूँ ट्रिक बन पाता है कि नहीं बन पाता है। गृह व्यवस्था में प्रयोग किसने किया? आप कहोगे मैम प्रयोग किसने किया? तो कोटजिन ने किया। कोटजिन से कुछ बना तो आप लोग क्या है? कोट, कोटजिन है। कोटजिन कोट में, कोट पहन करके नहीं, ऐसे कुछ बना है क्या कि कोट में प्रयोग किया गृह व्यवस्था में? कोट गृह व्यवस्था में, चलो बहुत छोटा सा है, ट्रिक नहीं हम दे पाएंगे। ठीक, क्या है? गृह व्यवस्था प्रयोगात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? कोट ने का कोटजिन ने कहा है। तो ये आप बना सकते हो कि कोटजिन प्रयोग कर लिए। कहाँ प्रयोग किए? गृह व्यवस्था में प्रयोग कर लिए। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो। 205 का आंसर करते। गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार रिपीट हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आयोजन करना जिसे प्लानिंग कहेंगे, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, क्रियान्वयन नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। क्रियान्वयन यानी क्या होगा? एक्टिविटी, एक्टिविटी होगी। और मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। ठीक है, लक्ष्य के प्रकार है। लक्ष्य आप लोग जानते हो कि लक्ष्य के 3 प्रकार होते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य। अब आप लोग का मैं एग्जाम्पल भी दूंगी। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? जैसे शादी विवाह हो गया, घर बनवाना हो गया, बच्चों का पढ़ाई हो गया, ये क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्य में आएंगे। मध्यवर्ती लक्ष्य क्या हो गया? मिड चेन हमारा क्या हो गया? तो मीन चेन क्या होता है? जैसे मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो शॉपिंग करने जाने के बीच और हमें जाकर के एटीएम से पैसा निकाल करके लाना है। आजकल तो खैर यूपीआई भीम पे जो भी चीजें है चल गई हैं, तो वो जो एटीएम से पैसा निकाल कर लाए शॉपिंग करने के बीच में, यही क्या हो गया? मीन गोल हो गया, यानी मध्यवर्ती हो गया। मध्यवर्ती लक्ष्य और लघुकालीन लक्ष्य क्या होता है? जैसे अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या पढ़ाते पढ़ाते कॉफी पीती, और मैं गई आपका वीडियो रोक दी, गई कॉफी बना करके ले आई, वो बना करके पी ली, वो क्या है? लघुकालीन लक्ष्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं। मैं देखूंगी उस अपने बुक में, अगर इसका एग्जाम्पल होगा तो मैं वो आप लोग को करा दूंगी शाम को 5 बजे वाले क्लास में। ये केवल एग्जाम्पल से ही बनता है। बाकी आप जान गए कि गोल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैम गोल 3 टाइप के होते हैं, दीर्घकालीन, मध्यवर्ती और लघुकालीन लक्ष्य। ठीक है, 207 का आंसर करो। गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाता है, किसने कहा है? वुड जॉनसन ने कहा है। आप कहोगे मैम, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दूंगी, अब बहुत अच्छा ट्रिक दूंगी। आप कहोगे मैम क्या है? गुड, गुड यानी अच्छी चीजें होती। बच्चे लिखते थोड़ा सा लोग है गुड गुड वेरी गुड शाबाश एक्सलेंट। ठीक है, तो क्या है? गुड। जो गुड लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो लोग सभी देशों को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर के चलेंगे? सबको लेकर के चलेंगे। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, सर्वजन सर्वजन हिताय सुखाय, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या है?
जो अच्छे लोग होते हैं वो सबको लेकर के चलते हैं, बाकी अपना अपना तो हर कोई देख लेता है। क्यों? आप अपना देख ले रहे हो, मैं अपना देख ले रहा हूँ, लेकिन जो पूरे लोगों को लेकर के चलता है कि हम अपने कुटुंब को लेकर के चल रहे हैं, हम अपने अगल बगल के लोगों को भी देख रहे हैं, कोई रोड पे जा रहा है देख रहे गरीब दुखिया है, हम उसकी भी हेल्प कर दे रहे हैं, तो ये सबको लेकर के कौन चलेगा? जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो गुड होगा। कौन होगा? जो गुड जॉन होगा, जिसके अंदर गुड जान पनप रही होगी, वो क्या करेगा? ये चीजें कर देगा। ठीक है, अब आपको ये ट्रिक नहीं भूलेगा कि गृह प्रबंध में सभी देशों में आपको ये चीजें याद करनी है कि गृह प्रबंध क्या है, सभी देशों में पाया जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो गुड जॉनसन ने कहा। अच्छे लोग ही भाई सारे देशों की बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक, घर बनवाना याद नहीं हुआ है? जब आपके सामने, आप अब इस बात पे क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये वन लाइनर है, यहाँ तो आंसर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। जब चार विकल्प आएंगे तो क्या चार विकल्प में आप एबीसीडी में इसको डिफाइन कर पा रहे हो कि किसने कहा है? ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए आंसर करिए। घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था कार्य करती है? तो हुडको करती है। कोई हुडको का फुल फॉर्म बताएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आ रहा हो तो। हुडको क्या है? 209 का आंसर कर दीजिए। 209 आंसर क्या है? योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसने कहा? ग्रॉस एवं क्रेंडल ने कहा। अब यहाँ भी मैं आपको ट्रिक दूंगी कि निर्णयों की श्रृंखला किसकी? डिसीजन ऑफ चेन, निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा? ग्रास एवं क्रेंडल ने। तो निर्णयों की पूरा एकदम चेन लेकर के चल रहे हैं कौन? ग्रास एवं क्रेंडल ने। ठीक है, जब भी आप देखते हो घास कहीं भी लगी होती है तो पूरा लाइन से एक चैन बनी होती है, एक श्रृंखला में ऐसे क्यारी क्यारी घास लगी होती है। लगी होती नहीं लगी होती है? लगी होती है ना। कहीं भी पार्क वोर्क में जाते हो तो आप लोग बड़े डेकोरेट करके एकदम घास एकदम क्यारी क्यारी ऐसे श्रृंखला बना करके लगाई जाती है, फिर बीच बीच में आप फ्लावर वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आप बस इतना याद करिएगा, निर्णयों की श्रृंखला और किसने कहा था। आप कहोगे मैम ग्रास एंड क्रेंडल, घास याद करेंगे हम लोग ऐसे याद हो जाएगा। परिभाषा आपको कभी भी पूरा नहीं रटना होता है। परिभाषा में कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको आपको केवल याद करना होता है, देखना होता है, और वैसे ही परिभाषा आपके सही होते रहते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है। देखो अगर मैंने यहाँ पे पेन ऐसे किया है तो इसका मतलब मैंने केवल निर्णयों की श्रृंखला याद की होगी। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये कला सीखना है, पूरा रटना नहीं है। पूरा रट के कभी भी कोई परिभाषा नहीं सही कर सकता है, क्योंकि हमें परिभाषा लिखना नहीं है, हमें परिभाषा केवल सही करना है कि किसका है किसका नहीं। ठीक है, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व है तो कौन है? मूल्य है, लक्ष्य है एवं स्तर है। मूल्य क्या होगा? वैल्यू होगा। लक्ष्य क्या होगा? गोल होगा। स्तर क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, इसको ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल बनाते समय कहाँ किसको क्या लिखते हैं ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। गोल कहाँ होगा, वैल्यू कहाँ होगा, एंड स्टैंडर्ड कहाँ होगा। क्या मैंने सही बनाया है कि ऊपर वैल्यू होगा? आप लोग बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 211 का आंसर कर दीजिए। 211 क्या है? निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया। यह कथन किसका है? डी वुड्स थॉमस का। यहाँ भी मैं आपको ट्रिक दूंगी। आप कहोगे मैम डी वुड्स थॉमस, ये वुड्स क्या है? उड़ रहे हैं। क्या है इनका नाम? आप ले लो उड़ना से। ठीक है, वुड्स, उड़ जा वुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक शब्द आप पकड़िएगा, प्रतिस्थापन। क्या? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब आप लोग जानते हो, प्रतिस्थापन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, क्या होता है? स्थानांतरण होता है, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये चीजें क्या हो गई? कैसे जाएगी? आप कहोगे मैं उड़ कर जाएगा। कैसे जाएगा? उड़ कर जाएगा। थॉमस यानी थम थम कर जाएगा। पहले उड़ेगा फिर थमेगा। थमना मतलब रुकना। कहते अरे थम जा भाई, थम जा, थम जा, थम जा। समझे? तो क्या हो गया? थमना मतलब रुकना होता है। ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिस्थापित होगा, उड़ करके फिर थम थम करके जाएगा। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि मैम निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित होता है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। किसने कहा है? तो डी वुड्स थॉमस ने कहा है। किसने कहा है? डी वुड्स थॉमस ने कहा है। इन्होंने कहा कि हम निर्णय लेंगे लेकिन क्या करेंगे? हम प्रतिस्थापित कर करके निर्णय लेंगे। हम उड़ उड़ कर रुकेंगे, थम थम करके हम क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूरा रट करके भी याद कर सकते हो, बस हमें केवल याद करने से मतलब है। ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग को इतने बड़े बड़े डेफिनेशन नहीं याद होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिक दे देती हूँ। बाकी फिलहाल आप लोग जानो कैसा है कैसा नहीं है। ट्रिक अच्छे तो मेरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर याद हो जाए, एक नंबर आपका सही हो जाए तो मेरे ट्रिक ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 212 का आंसर कर दो। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है।
तो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान ये मैं कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया का मैं पूरा आप लोगों को मैं उसमें कराऊंगी। इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन में है ना निर्णय वाला, कि अच्छा नहीं नहीं इसमें है ये होम मैनेजमेंट में, ठीक। मैं आप लोग को कराऊंगी, बुक है मेरे पास, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बट मेरे पास अभी समय का अभाव है, आप लोग जान रहे हो 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम स्कूल में बड़ी नौटंकी होती है, तो वहां पे थोड़े हम बिजी हैं। इसलिए पहले आप लोग को अपना नोट्स का फोटो खींच करके मैं इधर अभी 2-3 दिन यही क्लास चलेगा, फिर देखूंगी क्या नया करना है, ठीक है। जब आप लोग का एग्जाम आएगा तो उससे पहले मैं सब कुछ करा दूंगी आप लोगों से, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। आप लोग जानते हो अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ तो उसे पूरा भी करती हूँ, चाहे मुझे रात को क्यों ना कम सोना पड़े, मैं सब करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 213 का आंसर कर दे। क्या है? निर्णय प्रक्रिया के सोपान का अच्छा नहीं, इसका नहीं बताया क्या। निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना पहला सोपान होता है। निर्णय प्रक्रिया का सोपान क्रम से क्या है? निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना नंबर 1, फिर उपर्युक्त विकल्प का चयन करना, फिर निर्णय के परिणामों को स्वीकारना। ये क्या है? इसका क्रम है। 2014 कह रहे, ठीक। ये आरडीए से मैंने प्रश्न उठाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग देखो मैंने यहाँ कैसे बना दिया है। आरडीए 2020 विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया, यानी किसके किसके द्वारा तैयार किया गया? एनएनएमबी। कौन तैयार किया? एनएनएमबी। एनएनएमबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, यानी ऑल ऑफ दी एबव, यानी ये सारे मिलकर के क्या है? आरडीए का निर्माण किए थे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इन सारी चीजों को लिख करके आप इनका फुल फॉर्म आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न बन जाते हैं कि ये एनएनएमबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आरडीए का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये क्या है? आरडीए का फुल फॉर्म है। ईआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? ईआरए होता है, पता नहीं क्या, एस्टिमेटिंग रिक्वायर्ड एनर्जी। ये सब आपको जितने भी आरडीए में जो भी टर्मिनोलॉजी जो भी शब्द दिए गए हैं आपको उनका मतलब याद होना चाहिए। अगर नहीं आप लोग कर पा रहे हो तो मैंने आरडीए मैराथन में करा रखा है, 2 क्लास मेरे हैं आरडीए के। आप अगर उन दोनों क्लास को देख लेते हैं तो सिंगल भी आरडीए से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि मैम उसको फिर से करा दीजिए, तो आरडीए फिर से कराना, चलो खैर जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं सोचूंगी, लेकिन आप उस पुराने क्लास से अभी अपना काम चला सकते हैं। पहले जा करके आप वहां देखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने आरडीए में करा रखा है, शायद ही किसी और चैनल पे पढ़ाया गया हो, ठीक है। आरडीए 2020 के अनुसार शिशुओं को विटामिन ए की आवश्यकता होती है, तो कितना होती है? 350 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको यूजी भी पढ़ते हैं, ठीक। आरडीए 2020 में पुरुष और महिला के लिए संदर्भ भार क्या है? तो जानते हो 10 का अंतर है, 65 मेल है एंड फीमेल जो है 55 है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए कार्बोस के न्यूनतम सेवन क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? यानी 1 वर्ष या उससे अधिक उम्र का अगर बच्चा है तो उसे कितना सीएचओ देना चाहिए खाने के लिए? तो आप कहोगे मैम 100 से 300 ग्राम देना चाहिए, ठीक है। 217 इधर आ जाओ, 218 का आंसर कर दीजिए। एक दिन ये क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोग से पूछा था कि क्या है ये, आप मुझे बता दो, तो आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया। हम जान रहे थे कि 39 तो अपने ही जगह पे है, यहाँ आगे 1 वर्ष कम किया गया है, लेकिन आप लोगों ने कोई नहीं, शायद विभा जी बताई थी कि मैम 1939 है, लेकिन वो भी श्योर नहीं थी, ठीक है। 2018 यार क्यों मेरे मन में बार बार 2018 आ रहा, चलिए 218 का आंसर, 200 मैं छोड़ दे, केवल 18-19 करूंगी, ठीक है। आरडीए 2020 में पुरुष और महिला के लिए संदर्भ आयु क्या थी? तो 19 से 39 ईयर, ये क्या है? संदर्भ एज है, ठीक है। 2010 में क्या था? 20 से 39 था, 1 साल कम कर दिया गया, ठीक है। रजोनिवृत्ति महिलाओं, यानी जिन्हें पोस्ट मेनो मैंने क्या है, मोनोपॉज वुमेन कहेंगे। रजोनिवृत्ति इसे क्या कहते हैं? पोस्ट मेनोपॉज वुमेन के लिए कैल्शियम की सिफारिश क्या है? तो 1200 mg प्रति डे है। पर डे कितना? 1200।
और इतना ही शायद लैक्टेट वुमेन का भी है। बहुत ज्यादा रिवाइज होकर के आया था तो चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है उसको पढ़ते रहिएगा। ये 2010 का नहीं, सब 20 का है, ठीक है। 6 वर्ष के बच्चे की ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? आरडीए 2020 के अनुसार 1360 किलो कैलोरी है। आरडीए 2020 में पूर्व विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित कैल्शियम मूल्य का कितना गुना है? तो 1.5 गुना है, यानी 1.5 गुना है, ठीक है। जितना क्या था 2020 में पूर्व विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित कैल्शियम का मूल्य कितना है? तो कितना है? 1.5 गुना। देखो यहाँ पे आ गया। पीएएल का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आरडीए में आपको शब्द देखने को मिलता है। तो पी यानी पी फॉर स्टैंड करेगा फिजिकल, ए फॉर एक्टिविटी, एल फॉर लेवल। तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल पाल का क्या है? फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मध्यम वर्ग की महिला के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग। तो कितना होगा? 21-23 किलो कैलोरी होगा। आपको ऐसे याद करना, 21-23 जो भी होगा ऐसे जल्दी से याद होता है। आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग गर्भवती महिला के लिए आयरन की आवश्यकता कितना है? तो पर डे 27 mg। कितना? 27 mg पर डे, ठीक है। आरडीए 2020 में गर्भवती महिला के लिए आयोडीन की आवश्यकता कितनी है? तो 250 माइक्रोग्राम, या इसको यूजी पढ़ सकते हो अपने याद करने के लिए, पर डे। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोग्राम, ठीक है। 26 का आंसर करते। आरटीए 2020 के अनुसार मध्यम वर्गीय महिला के लिए प्रोटीन की क्या आवश्यकता है? तो 46 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता है। किस वर्ग की महिला है? तो आप कहोगे मैम मध्यम वर्ग की महिला है। ना यहाँ लैक्टेट दिया है, ना यहाँ प्रेगनेंसी दिया है, ठीक है। अभी आगे चलोगे आरडीएस अगर क्वेश्चन होगा तो लैक्टेट और प्रेगनेंसी वाली भी क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। 27 का आंसर कर दें। आरडीए 2020 में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयरन की आवश्यकता है। देखो मिल गया लैक्टेट वुमेन का, तो कितना है? 23 mg पर डे, ठीक है। 28 का आंसर कर दे। आरडीए 2020 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकता क्या है? तीसरी तिमाही में होने लगती है, ठीक। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक, आंसर इसका नहीं लिखा गया है, आप देख सकते हैं। 29 का आंसर करते हैं। आरडीए 2020 में अनाज, फलियां और दूध का क्या रेशियो था, यानी अनुपात क्या है? तो 2020 में 3 हिस्सा अगर अनाज है तो 1 हिस्सा फलियां होनी चाहिए और 2.5 गुना दूध होना चाहिए, समझे आप। और 2010 में क्या था? 11 गुना क्या था? अनाज था, 1 फली थी और 3 दूध था। आज कैसे इसको उल्टा कर दिया गया है? आज अनाज को कम कर दिया गया है। सब कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अनाज खाने से लोग बीमार होते हैं। पता नहीं कैसा जमाना आ गया, जो अनाज खा करके लोग जीते थे आज वही अनाज देख लो 11 से घट करके 3 हो गया है। क्या जमाना आ गया है, क्या खाना और पहनावा आ गया, भगवान ही जाने। 230 का आंसर कर दे। अमीनो एसिड की वास्तविक इलियम पाचन शक्ति के आधार पर वर्तमान दस्तावेज में पेश किया गया एक नया प्रोटीन सूचकांक है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा करके रख लेना। ये प्रश्न आएगा तो बहुत से लोग सही नहीं कर पाएंगे। क्या है? अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन की वास्तविक इलियम पाचन शक्ति, इलियम यानी छोटी आंत में, वही होता है ना डीजेआई। तो डीजीआई यानी लास्ट में सबसे छोटी आंत में पाचन शक्ति के आधार पे वर्तमान दस्तावेज में पेश किया गया एक नया प्रोटीन सूचकांक है। तो इसे क्या कहेंगे? डैश पढ़ेंगे, क्या है? DIAAS, ठीक है। ऐसे नोट करके रख लीजिएगा। 2001 फिर 2021 231 का आंसर करते हैं। आरडीए 2020 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए फोलेट की आवश्यकता होती है तो 570 माइक्रोग्राम प्रति डे, ठीक है। 232 का आंसर करते हैं। आरडीए 2020 के अनुसार शिशुओं को विटामिन डी की आवश्यकता होती है तो 400 IU। तो IU का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनिट। आप लोगों को ये याद करके रखना है कि किसमें किसको मेजर करते हैं, ठीक है। किसे आयु में, किसे IU में मेजर करेंगे,
किसको माइक्रोन में, किसको ग्राम में, ये सारी चीजें आपको याद करके रखना होता है। बहुत सी चीजें यही अभी दे दे कि विटामिन डी को किस में मापते हैं, ग्राम में, माइक्रोग्राम में, आईयू में, ऐसे कर दे तो आप क्या करोगे, तो आपको ये भी चीजें याद होनी चाहिए कि मैं विटामिन डी को हम लोग इंटरनेशनल यूनिट में नापते हैं। मेजरमेंट किस में करेंगे, तो इंटरनेशनल यूनिट में करते हैं। ठीक है, 33 का आंसर कर दें। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। 7 जून को क्या मनाया जाता है, कोई बताएगा? 7 जून को, चलो थोड़ा सा रिवाइज ही कर लें। 7 अप्रैल को, आप लोग लिखते चले, 7 जून, 7 अप्रैल, और क्या है, 19 सितंबर, नहीं नहीं नहीं, 19 नवंबर, ये नवंबर होगा, 19 नवंबर। आप बताते चले, आंसर देते चले, 19 नवंबर। और क्या है, 5 जून, ठीक, 1 जून, 1 जून। आप लोग आंसर कर रहे होंगे, ठीक है, 1 जून। और क्या है, 22 मार्च, 22 मार्च, ठीक, 22 अप्रैल। आप बताते चले, मैं आपके वेट का इंतजार, आंसर का वेट कर रही हूँ, आप लोग दे लो तब मैं दूं। ठीक है, और मुझे क्या पूछना है, एक आंसर और कुछ है, चलो, 24 अक्टूबर और 15 मार्च और 8 मार्च। अब आप लोग बताओ, 1 जून से शुरू करते, अप्रैल से। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, 24 अक्टूबर को क्या होगा, 24 अक्टूबर को क्या होगा, 24 अक्टूबर को मेरे भी माइंड से स्किप हो गया, अभी याद था जब लिखे हैं तो। चलो 24 अक्टूबर का आप लोग खोज करके बताइए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं गलत नहीं बताऊंगी। 15 मार्च को क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, उपभोक्ता दिवस, सारे दिवस हो गए। 8 मार्च को महिला दिवस। इतनी चीजें क्या आपको याद था, इतना दिवस आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके पास दिवस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 21 जून को क्या है, 21 जून को, तो आप कहोगे मैम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, यस मैम मनाते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में जाओगे, टीचर हो जाओगे, तो 21 जून को भी गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल खुलता है, और वहां पे जाकर के सब लोग योगा प्राणायाम करते हैं, और फोटो क्या होता है, ग्रुप में अपलोड होता है, जाता है डीआरएस के पास कि हाँ बच्चों को योगा कराया गया। ठीक है, बच्चे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन एक शिक्षक सारे लोग जाते हैं, सारे टीचर जाते हैं, आप लोग भी जाओगे। ठीक है, प्रसार शिक्षण की जन विधि, जन संपर्क विधि है, तो क्या है जनसंपर्क विधि, दृश्य श्रव्य साधन है। ठीक है, दृश्य श्रव्य साधन का एक एग्जाम्पल दे दें, आप कहोगे नो, टीवी हो गया, इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल होता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट क्या हो गया, दृश्य श्रव्य साधन, सोशल मीडिया और इंटरनेट, ये क्या है, जनसंपर्क विधि है, यानी मॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉर्नेस क्या है, तो आप कहोगे मैम हॉर्नेस तो पार्ट ऑफ लूम आ गया, क्या हो गया, पार्ट ऑफ लूम हो गया। कितने होते हैं मैम, 5 होते हैं, पांचों का नाम बता दो। आप कहोगे मैम वार्प बीम होगा, वेफ्ट बीम होगा, और क्या होगा, क्लोथ बीम होगा, और सटल होगा, हार्नेस होगा। 4 हो गया, एक क्या है, रीड होगा। ठीक है, ये क्या है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग, अब यहां से आप लोग को देखो कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। 36 का आंसर करते, 236। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, यह कथन किसने कहा है, निकेल एवं डॉर्सी ने कहा है। इसका ट्रिक आप लोग बना लेना, मेरे माइंड में इस समय कोई ट्रिक नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करता है, किसने कहा है, निकेल एवं डॉर्सी ने कहा है। सॉरी, मैंने पानी भी नहीं मैं रखी हूँ अपने पास, कुछ देर रुक जाती हूँ, क्योंकि पानी लेने जाएंगे तो वीडियो रोकना पड़ेगा। चलो ठीक है, 37 का आंसर कर दे। एक हीमोग्लोबिन के अणु में कितने ऑक्सीजन के बंध बने होते हैं, तो 4। देखो मैंने कैसे बनाया है, HB यानी हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को अगर ऐसे घेर दो, और यहाँ यहाँ क्या है,
O2 O2 सब लगे पड़े हैं, ठीक है। तो कितने बंद हो गए, तो आप कहोगे मैम 4 बंद बने होते हैं, ठीक है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट में, कल आप लोगों को वीडियो मिला होगा, आप उसमें देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक 0 से 2 वीक तक क्या होता है, शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था यानी इन्फेंट होता है। 2 से 2 साल 2 वर्ष तक बचपनावस्था होता है, यानी चाइल्डहुड होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे मैम आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और कहाँ होता है मैम, लीवर में होता है। लीवर में किसके होता है, तो लीवर में छोटे बच्चों के होता है। क्यों लीवर में होता है मैम, क्योंकि छोटे बच्चे के लीवर में इसलिए होता है, उनके पास हड्डियां अभी मजबूत नहीं होती हैं। और आपने देखा कि बोन मैरो में बन रहा है, जो मोटी मोटी हम लोग के हाथ पैर की हड्डियां होती हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया होती है। लेकिन छोटे बेबी में तो ये चीजें होता नहीं है, उनकी हड्डियां छोटी छोटी होती है, अक्सर वे कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके में क्या होता है, लीवर में निर्माण होता है, ठीक। आरबीसी के बारे में कुछ बताते चलो। आरबीसी क्या है, आरबीसी केंद्रक युक्त होता है कि केंद्रक रहित होता है। अगर युक्त होता है तो यस करोगे, अगर केंद्रक युक्त नहीं होता है तो नो करोगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये कर दीजिए। डब्ल्यूबीसी क्या होगा, आरबीसी होगी कि नहीं होगा, यस या नो इसमें भी करना है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यस नो ऐसे कर दो, डब्ल्यूबीसी या यस या नो, या आपके ऊपर है क्या लिखोगे, वाई या एन, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी इसमें केंद्रक होगा कि नहीं, इसको भी वाई और एन में आंसर देना है। पी करके वाई एन कर दो, डब्ल्यू बीसी करके वाई एन कर दो। मैं देखूं आपको याद है कि नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ आपका। जी मैंने देख लिया, आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न है, गुड। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों को चीजें अब आने लगी हैं, ठीक है। जल्दी आप लोग मिस नहीं कर रहे हो, चीजें याद हो रही हैं। एक चीज और बता दो, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, आप ये बता दें कितनी होगी। 8,000 से 8,000 नहीं, 6,000 से लेकर के कितनी होती है, 10,000 तक होती है। कितनी होती है, 6,000 से लेकर के 10,000 होती है, ठीक है। ये क्या था, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप कहोगे मैम 100 से लेकर के 120 दिन जो होता है आरबीसी का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से लेकर के 5 दिन तक होता है। इसके जीवन काल में कंफ्यूजन होता रहता है, कहीं 2 से 5 देता है, कहीं ये 2 से 10 देता है। आप अकॉर्डिंग ऑप्शन टू अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। और क्या है, अब आप बता दो। आप कहोगे मैम कुछ मैं और पूछने जा रही थी। हाँ, इसका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार और नियमित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन आरबीसी का आकार क्या होता है मैम, नियमित होता है। तस्तरी नुमा इसका आकार होता है, प्लेट की जैसी संरचना होती है। डब्ल्यूबीसी संख्या में बड़ा होता है, आरबीसी सॉरी 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 डब्ल्यूबीसी संख्या में कम होती है, आरबीसी संख्या में अधिक होता है। डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ा होता है, जबकि आरबीसी आकार में छोटा होता है। ये कुछ अंतर है। जब मैं आप लोग का मेंस का क्लास कराऊंगी तो उसमें मैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अंतर करके लाऊंगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, 240 का आंसर करें। थाइमस ग्रंथि किसके निर्माण में सहायक होती है, तो थाइमस ग्रंथि जो है टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में सहायक होगी। ये टी लिम्फोसाइट्स क्या है, तो आप कहोगे मैम डब्ल्यूबीसी में ये होता है, ठीक है। 241 का आंसर कर दे। निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में आरंभ होता है। आई थिंक अब आप लोग को ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए कि सिफेलोकॉर्डल और स्पाइनल कार्ड ये सारी चीजें मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रखी हूँ, कई बार समझा रखी हूँ। तो आपको देखो यहाँ पे मैंने बच्चा बना के बताया, समझाया अपने आप को, ठीक है। निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में आरंभ होता है, तो आप कहोगे मैम स्पाइनल कार्ड यानी सुषुम्ना नाड़ी में, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 42 का आंसर कर दीजिए। सिर सिर से पैर की ओर विकास क्रम को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मैम सिर यानी मस्तक होगा। हिंदी में आएगा तो सिर से मस्तक लगा देना, और अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो हेड टू क्या होगा, सिफेलो काउडल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, सिफेलो काउडल डेवलपमेंट होगा। आई थिंक ये दोनों अंतर आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों से ये गलती नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कर दे। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, देखो 12 से 15 बार, ठीक है। लेकिन आप क्या लिखोगे, 18 बार।
ऑप्शन देखते चलिएगा मैंने कैसे लिखा है। 12 से 15 या 18 बार प्रति मिनट होगा। ठीक है, आपको ये चीजें समझ के रखना है कि 12 से 15 के बीच या तो 12 से 15 होगा या 18 बार होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन वहां पे देख करके करना होगा। ठीक है, अपना आंख खोल करके बिल्कुल एकदम चैतन्य हो करके एकदम आपको आंसर करना है। जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं बताऊंगी कैसे आपको आंसर करना है, कैसे सावधानी बरतनी है। एक बार मैं जरूर आप लोगों को गाइड करूंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ सहमत हो कि प्रेशर इतना एग्जाम हॉल में होता है, इतना प्रेशर होता है, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग कैसे चिल्ड होकर के, कैसे कूल होकर के आंसर करोगे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। कि आप प्रेशर में ना आओ, आते हुए क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत ना करो। कभी कभी ऐसा होता है, पति मार जाती है कि करना है ए, मुझे, मैं किताब में, मैं बुक पेपर में अपने ए लगा रखी हूँ, अब मैंने बबल कर दिया बी को। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं आप लोग को सावधानी बरतने के लिए बताऊंगी। फिलहाल एग्जाम जब आएगा, एक हफ्ते एग्जाम बचेगा, तो मैं ये चीज जरूर करा दूंगी आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि पढ़ना हर चीज नहीं होता है, उसका केयर करना। एग्जाम हॉल में आप बहुत पढ़ लिए, पता चले आप सब उल्टा पुल्टा करके आ गए। ए में बी करना था तो बी आप दो में कर दिए, दो में तीन सी करना था तो बी दो में आप बी कर दिए, तो आपका पढ़ा लिखा सब व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सावधानियां भी मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ शुरू से जुड़ गए हैं। अब आपको, आपके साथ भी मुझे क्या हो गया, लगाव हो गया है। मैं चाहती हूँ आपका कोई भी, जैसे कहते हैं ना घर में एग्जाम होता है तो जो बड़े होते, मम्मी उम्मी दादी वगैरह होती, क्या करती, दही चम्मच खिला करके भेजती। आप लोग क्या भी ऐसा किया गया होगा। ठीक है, कहीं भी एग्जाम होता है तो जाते समय क्या है, दही चम्मच कटोरी में लेके खड़ी रहती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वो दही चम्मच लेकर के खड़ी रहूंगी कि मेरे बच्चे जाए और वहां से विजय करके हासिल करके आए। ठीक है, तो आप बने रहिएगा ऐसे, बस क्लास को आप लोग करते रहें। बिल्कुल भी जिस पे आप लोग को टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग बता दो, तुरंत नहीं लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें मैं करने की जरूर कोशिश करूंगी। ठीक है, जेवेनबर्ग मशीन का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो रंगाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, रंगाई के लिए करते हैं। 45 का आंसर दे दे आप लोग। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य करती है, तो कौन करेगी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगी। कौन करेगी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगी। एक सेकंड। ब्लड क्लॉट में सहायक है, तो कौन क्लॉट, ब्लड क्लॉट में सहायक होगा, तो आप कहोगे मैम विटामिन के होगा। यहाँ तो विटामिन के का नाम नहीं दिया है। तो फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिन से क्रिया करके क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है। ठीक है, 247 का क्या आंसर होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है, यानी कितना यूरिन डिस्चार्ज कर देता है, तो आप कहोगे मैम 1.5 लीटर या 1.5 लीटर। ठीक है, और आप एक ये भी प्रश्न बनता है कि आपके यूरिन का कलर येलो क्यों होता है। पहले आप ये आंसर लिखो, और दूसरा आंसर आप ये बता दो कि जो पब्लिक टॉयलेट होती है, क्या होती है, पब्लिक जो टॉयलेट होती है, वहां पे जो तीक्ष्ण गंध हमारे नाकों में लगती है, वो कौन सी गैस होती है। आपको ये दो आंसर करना है। और तीसरा आंसर क्या करना है कि मैम हम लोगों को फील होता है कि अरे बड़ी तेज की सुसु आई है, ऐसा फील होता है ना, तो उस समय हमारे यहाँ कितना इकट्ठा हो जाता है यूरिन, कि हमें महसूस होता है कि हमें सुसु करने जाना है, वॉशरूम जाना है। तो वहां पे 250 ml हमारे यहाँ जो होता है, यूरिन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो हमें फील होता है कि नहीं नहीं चलो हमें जाकर के यूरिन डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। तो ये तो आंसर आपको मिल गया। दूसरा बता दो येलो कलर क्यों होता है, तो आप आंसर दे रहे हो मैम यूरोक्रोम नामक वर्णक की वजह से। किसकी वजह से, यूरोक्रोम नामक जो वर्णक होता है उसकी वजह से हमारे यूरिन का कलर क्या होता है, येलो होता है। अब एक आंसर और बचा आपका क्वेश्चन कि जो पब्लिक टॉयलेट होती है उसमें तीक्ष्ण गंध क्यों आ रही है, तो पब्लिक टॉयलेट से तीक्ष्ण गंध आ रही है किस लिए, वहां पे अमोनिया नामक जो गैस होती है वो क्या है, नाकों में आपके लग रही है। ठीक है, इतना प्रश्न हो गया। अब आगे निकल चलो। 48, 48 आ गया टेक्सटाइल से। क्या है, आबे रवा, शबनम, बहते हवा किसके प्रकार है, तो ये सब क्या है, ढाका के मलमल के प्रकार है। आबे रवा क्या है, बहता हुआ पानी। इनका अर्थ भी पूछा जाता है कि आबे रवा का क्या मतलब है, तो बहता हुआ पानी। शबनम का क्या मतलब है, ओस की बूंद जैसी, क्या है, ओस की बूंद जैसी। और वफ्ते हवा क्या है, हवा से भी हल्की। ये सब क्या है, ये ढाका के मलमल की विशेषताएं हैं। ठीक है, 49 का आंसर करते आपको।
क्लोरोफिल किसके संपर्क में आने से फियोफाइटिन में बदल जाता है? क्लोरोफिल यानी क्या हो गया मैम? पालक हो गया, हरी सब्जी हो गया, पालक हो गया, चौलाई हो गया, जो भी उसका कलर, पत्तियां हो गई जो हरी होती हैं, वो क्लोरोफिल नामक वर्णक की वजह से ही होती है। ठीक है, आपने ये बता दिया। अब आप बता दो, हम लोग पालक लाते हैं, वो एकदम हरी हरी होती है, लेकिन साग बनाने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? एकदम काही के कलर का हो जाता है, बहुत ही गंदा कलर दिखता है। दिखता है ना? जी मैम दिखता है। तो क्यों दिखता है? आप कहोगे मैम फियोफाइटिन से वो क्या करता है? क्रिया कर लेता है। क्या करता है? फियोफाइटिन से क्रिया कर लेता है। और वो क्रिया कब होती है? जब वो ताप के प्रभाव में आता है। किसके प्रभाव में? जब वो आग के संपर्क में आएगा, जब क्या होगा, जब हीट के संपर्क में आएगा, तब फियोफाइटिन से क्रिया करके क्या होगा, पालक का कलर ऐसा हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। पेक्टिन फलों में जेली बनाने में सहायक होती है। क्या बनाने में सहायक होगी? जेली बनाने में पेक्टिन सहायक होती है। अपूर्ण प्रोटीन क्या है? जिलेटिन जो है अपूर्ण प्रोटीन है। मक्के का जो जिन प्रोटीन होता है, ये भी अपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन को 3 आधारों पर बांट करके अध्ययन किया गया है। कौन कौन से? पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ठीक, पूर्ण प्रोटीन क्या है? पूर्ण प्रोटीन के क्या एग्जाम्पल है? तो पूर्ण प्रोटीन जो है, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले जो भी प्रोटीन होते हैं, पूर्ण प्रोटीन होते हैं। अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, ये जो भी चीजें हैं क्या होगा? पूर्ण प्रोटीन होगा। ठीक है, आंशिक प्रोटीन क्या होगा? वनस्पति जगत से जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, जो भी प्रोटीन मिल रहा है, वो क्या हो गया? आंशिक प्रोटीन हो गया। जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उनसे हमें क्या मिलेगा? आंशिक प्रोटीन मिलेगा। और अपूर्ण प्रोटीन क्या है? अपूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है? जिलेटिन हो गया और जिन हो गया। मैंने आप लोग को बताया, कुछ भी मिला दो, पूर्ण नहीं हो सकता। जो अपूर्ण प्रोटीन है उसमें चाहे आप कुछ भी मिला दो, पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन आंशिक प्रोटीन जो है, जो वनस्पत जगत से मिल रहा है, वो तो पूर्ण हो जाता है। तो क्या होगा? आंशिक प्रोटीन क्या होगा? वनस्पत जगत से प्राप्त होगी। जैसे आप सुनते हो ना कि चावल दाल को मिला दो तो पूर्ण प्रोटीन हो जाता है। मिथियोनिन दाल से मिल जाता है। और चावल से कौन सा प्रोटीन मिलता है, इस समय मुझे नहीं याद आ रहा है। लाइसिन, लाइसिन ही ना शायद, लाइसिन और मिथियोनिन दोनों अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, लेकिन दोनों को मिला दो तो पूर्ण प्रोटीन हो जाएंगे। तो आंशिक में तो मिलाने के बाद वो पूर्ण हो जाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जो अपूर्ण प्रोटीन है उसमें कुछ भी मिला दो, पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण तो ऑलरेडी ही पूर्ण प्रोटीन है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा आंशिक प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन क्या है। जैम बनाया जाता है, गूदेदार एवं ताजे फलों से क्या है? जैम बनाया जाता है। ठीक है, अपंग बालकों के लिए कार्यरत संस्था है। क्या है? ये कल भी आप लोग देखे होंगे टेस्ट सीरीज में। राष्ट्रीय संस्था ये है। क्या इसका फुल फॉर्म है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, इसका स्थापना यहाँ भी नहीं लिखा है, और कल भी नहीं किसी ने बताया ना, कल ही लिखा गया था। साइकोपीन पपीता में पाया जाता है। क्या? साइकोपीन। आप लोग लाइकोपिन तो नहीं कहीं समझ रहे हो, ये साइकोपिन सही लिखा गया है। पपीते में जो ऑरेंज कलर होता है ना, पपीता कैसा होता है? रेड तो नहीं होता है, पपीता आम के कलर का होता है ना। तो पपीते का जो रेड कह लो या ऑरेंज कह लो, वो जो कलर है किसके वजह से है? साइकोपिन के वजह से। लेकिन जो टमाटर का लाल कलर होता है, वो लाइकोपिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से होता है। 260 का आंसर दे दे। ट्राइजेल्डोल टेस्ट किसके लिए करते हैं? आप कहोगे मैम, पहली बात तो आप ये जान लो, ट्राइजेल्डोल विधि, टेस्ट, केल्डोल विधि, ये सब प्रोटीन में होते हैं। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोटीन में 10 प्रकार के टेस्ट होते हैं, और मैंने सब करा रखा है। ठीक है, 10 प्रकार के टेस्ट भी मैंने करा रखा है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन करता है। कौन? ट्राई जेल्डोल टेस्ट। ठीक, अब जेल्डोल टेस्ट क्या है? प्रोटीन का अनुमान लगाते हैं, यानी विश्लेषण करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 262 का आंसर करते हैं। पेशी तनाव, जिन्हें टिटैनी कहते हैं, किसके कमी से होता है? किसके कमी से होगा? तो आप कहोगे कैल्शियम प्लस विटामिन डी की कमी से पेशी तनाव यानी टिटैनी नामक रोग होता है। ठीक है,
263 का क्या आंसर होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस रोग से प्रभावित अंग है। कौन सा अंग एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रभावित होगा? तो आप कहोगे हृदय होगा, यानी हार्ट होगा। क्या होगा? हृदय होगा। ठीक है, इधर आ जाइए। आप लोग 300 क्वेश्चन तक कराएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। 65 क्वेश्चन है आप लोग का। 65वां नंबर, कार्बोज जिन्हें खा, इसका नाम देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। कार्बोज, खाद्योज, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब और एक CHO, ये सब क्या है? इसके नाम है। का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। और क्या है? ऊर्जा देना। ये इसके कार्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 266 का आंसर करते। कई क्वेश्चन आप लोग को रिपीट दिख रहा होगा। ठीक है, रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन है तो विटामिन के है। इसका केमिकल नेम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। 267 का आंसर कर दे। घाव भरने वाला विटामिन है तो घाव भरने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी है। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसे क्या कहते हैं? इसे नाविकों का रोग कहते हैं। स्कर्वी को। ये किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में यानी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, और दांत में जो भी रोग होते हैं, पायरिया वगैरह, क्या है? ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। विटामिन सी ना हो तो ब्लड का एब्जॉर्बेशन ना हो। घाव भरने वाला विटामिन होता है। ये ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। ये सब विटामिन सी से जुड़ा हुआ फैक्ट था। 268 का आंसर कर दे। मासिक धर्म की औसतन अवधि होती है तो 28 डेज की होती है। प्रेगनेंसी वाला भी डेट आप लोग यही रिवाइज कर लो। 9 मंथ होगा। कितना होगा? 9 मंथ होगा। 10 चंद्रमास होगा। और क्या होगा? 280 दिन होगा। और सप्ताह में कितना होगा? 37 से 40 वीक होगा। ये चार केवल आपको याद करना है, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 269 का आंसर कर दे। भारत में पोषक तत्व की कमी में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी है तो क्या है? PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ये क्या है? भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से बीमारी पाई जाने वाली है। कहते हैं कि भारत डबल उससे लड़ रहा है, कुपोषण से। ये क्या है? लोग बहुत हेल्दी हो जा रहे हैं, ये भी कुपोषण है। एक जो बहुत दुबले पतले हैं, ये भी कुपोषण है। ठीक है, मून फेज किससे संबंधित है? तो मून फेज जो है, मैंने कल आप लोगों को मेंस में क्वेश्चन कराया था, कल या परसों कराया था कि मून फेज किस में हो जाता है? तो क्वाशियोरकर में बच्चा फूल जाता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो आप कहोगे मैम क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 1 से 5 साल के 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। इसमें व्यक्ति के शरीर में पानी भर जाता है, शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, चेहरा फूल जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर में बॉडी में सूजन आ जाती है, जबकि मेरास्मस में बच्चा सूख जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने अंतर भी कर दिया है। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा था पढ़ते समय, तो मैंने उस कंफ्यूजन को यहाँ क्लियर कर दिया कि मेरास्मस में क्या हो। एक ट्रिक दे दें आप लोगों को मैं, जैसे मैं याद की थी। देखो आप लोग को ट्रिक तो मैंने बताया नहीं, मैं आप लोग बुरा मत मानिएगा। मेरास्मस मतलब मरचा। ठीक है, मुंह से मरना, मुंह से मेरास्मस, ऐसे ही मैं याद की थी। ठीक है, तो मेरास्मस में क्या होगा? बच्चा एकदम सूख के मर लहे जैसा हो, जैसे दुबले पतले लोगों को क्या कहते हैं? अरे मर लहे जैसा एकदम है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप याद कर लीजिएगा, कोई ट्रिक को अन्यथा में नहीं लेगा। ठीक है, अब क्वाशियोरकर में क्या है? क्वाशियोरकर, देखो कितने बढ़िया शान और शौकत से बोला जा रहा है क्वाशियोरकर, तो इसमें क्या होगा? बच्चा फूल जाएगा। ठीक, ये मेरा बकवास सा ट्रिक था, आप लोग को हेल्प हो तो ले लीजिएगा। 272 का आंसर कर दे। पीजन चेस्ट, बोलेक्स, रिकेट्स रोगों में बच्चों को होता है। ठीक है, ये सारे किसको होगा? बच्चों को होगा। ठीक, ये सब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होगा। 273 का आंसर कर दें। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होगी? 4.184 जूल के बराबर होगी। शायद ये भी आप लोग के 2021 में आया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। 274 का आंसर करते। किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। हम नमक समुद्र से लेकर के आ रहे हैं, उसमें आयरन मिला दिए तो वही क्या हो गया? फोर्टिफिकेशन हो गया। आयल है, उसमें विटामिन ई जोड़ दिए, मिला दिए, वो क्या हो गया? फोर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। 275 क्या है? तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है, किससे? विटामिन ई से। किससे? विटामिन ई से। इस तरीके का चिन्ह बना हो तो क्या दर्शाता है? मैंने तो लिखा ही नहीं आंसर, आप लोग खोजिएगा क्या दर्शाएगा। गर्म रंग है, क्या है? लाल, नारंगी, पीला। देखो पहले क्या होता है? रेड होता है,
फिर हल्का 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 करते करते जाता है, नारंगी होता है, फिर पीला होता है, फिर ये धीरे धीरे हरे में बदलता है, खाने में ऐसे ही तो कलर सेट बनता है। तो गरम रंग कितने कौन कौन से होंगे? आप कहोगे मैम इनको गरम रंग कहते हैं, लाल, नारंगी एंड पीला। 278 क्वेश्चन हो गया। इधर आ जाइए आप लोग। 279, ठंडा रंग किन्हें कहेंगे? बैंगनी, नीला और हरा कौन? ठंडा कलर कहेंगे, कूल कलर कहेंगे, वार्म कलर क्या क्या था? रेड था, येलो था एंड ऑरेंज था। ठीक है, ये कौन थे? ये वार्म कलर थे और ये कूल कलर है, बैंगनी, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, 280 का आंसर कर दें। आगे बढ़ने वाले कलर कौन से होते हैं? तो जो गर्म कलर होते हैं वही आगे बढ़ने वाले कलर होते हैं। पीछे हटने वाले कलर कौन होते हैं? जो ठंडे कलर होते हैं वो पीछे हटने वाले कलर होते हैं। आप लोग कहो कि मैम ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जी हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नीला रंग किसका प्रतीक होगा? तो वफादारी का। ये कल की भी टेस्ट सीरीज में आप लोग को मिला होगा। साहस का रंग कौन सा होता है? तो लाल और पीला कलर साहस का रंग होता है। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना क्या कहलाता है? टेलेंडरिंग कहलाता है। टेंटरिंग क्या होगा? आप कहोगे मैम कपड़े को चारों तरफ से बराबर कर देना, क्या होगा? टेंटरिंग होगा। ठीक है, और ग्रे गुड्स किसे कहते हैं? करघे से उतारा गया बिना परिसज्जा के वस्त्र क्या कहलाएगा? ग्रे गुड्स कहलाएगा। ठीक है, एक दिन मैं आप लोग, आप सोच रहे हो केवल और केवल टेक्सटाइल करा दो, देखिए किस दिन मुझे, अब ये तो 15 अगस्त के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, ब्रोकेड है। ब्रोकेड कहाँ का है? तो ब्रोकेड बनारस का है। ठीक है, परिधान का तैयार निचला किनारा कहलाता है, तो हैम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हैम कहलाएगा। बड़ा कच्चा टाका दो या ज्यादा कपड़ा को जोड़कर रखे उसे क्या कहते हैं? तो बास्टिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे बास्टिंग कहेंगे। फुलकारी है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। फुलकारी गुलकारी से लिया गया है। ये कहाँ का है? पंजाब का है। कसूती कहाँ का है? कर्नाटक का है। कांथा कहाँ का है? बंगाल का है। चिकनकारी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अब आप लोग कसूती के कढ़ाई के नाम बता दो चारों। कौन कौन सी कढ़ाई होती है? तो आप कहोगे मैं इसमें कढ़ाई होती है, मेथी हो गया, नेंगी हो गया, मेथी, नेंगी, मुर्री, और क्या हो गया? गांठ वाला। यही होता है ना, कि कुछ और होता है? मेथी, नेगी, मुर्री, और एक पता नहीं क्या होता, गांठ या कुछ और होता है, आप लोग याद करिएगा। चिकनकारी उत्तर प्रदेश की हो गई, बंगाल का कांथा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। यहाँ पे खत्म भी हो गया आप लोगों का। 291 तक की हमने फोटो खींच पाई थी। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए, चले खैर कोई बात नहीं, रोज रोज 1 घंटा ही जरूरी नहीं, आज 52 मिनट का ही रह गया वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास में बने रहें, अपना प्यार बनाए रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए फिर भी उन्हें कह रहे सब्सक्राइब कर लें। मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कौन कौन सब्सक्राइब किया कौन नहीं किया है। तो अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना है तो क्लास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही क्या करें, पढ़ाई अपनी करती रहे। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे, हंसी मजाक मस्ती तो होती रहेगी लेकिन पढ़ाई मस्ट है। ठीक है, 2026 में हमें नौकरी पा करके रहना है। आपसे रिक्वेस्ट है, फिर भी एक बार कह रही हूँ, क्लास को हो सके तो सब्सक्राइब करते, उससे आपका ना कुछ जाना है ना मेरा कुछ जाना है। इससे ये लगेगा कि हाँ इनके पास भी कुछ बच्चे हैं जुड़ करके पढ़ रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। ठीक, फिलहाल क्या करते हैं, ऐसे चैनल पे बने रहें। वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।